हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टडी जुडिशियरी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमारे देश में सारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है और हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट किस तरह से काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इसके साथ ही हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनसे हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है वो काम करता है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, जो जुडिशरी होता है हमारे देश का, वो गवर्नमेंट की पावर को भी चेक करता है। मतलब हमारे देश के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी अपनी मनमानी कर सकें और सिटीजन्स के राइट्स को वो स्टेक कर सकें। सो बेसिकली हमें ये समझना है इस पूरे चैप्टर में कि जुडिशियल सिस्टम जो होता है वो कैसे काम, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के रक्षक कोर्ट कैसे होते हैं, संविधान जो है उसको इंटरप्रेट कोर्ट कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहला काम जो कोर्ट का होता है वो ये होता है सोल्विंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट किसी के भी बीच में हो सकता है। डिस्प्यूट्स पीपल टू पीपल हो सकता है, दो लोगों की लड़ाई, दो लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर एक इंसान का, एक पर्सन का उसके स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर दो स्टेट्स का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लाइक यूपी और एमपी के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका जो हियरिंग करेगा, ट्रायल करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। सो ट्रायल का मतलब सुनवाई होता है, हियरिंग का मतलब भी सुनवाई होता है। सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में हर एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए एक अलग से टर्म होता है। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहला जो काम है कोर्ट का वो है सोल्विंग डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करना, ये सबसे पहला काम कोर्ट का होता है। अब स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट की भी कभी कभी किसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसके साथ ही अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो बिहार एक स्टेट है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके हेड मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ही इज़ राइट नाउ पीएम ऑफ इंडिया। अगर बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइक जीएसटी का जो पैसा है अगर वो नहीं दिया, या बाढ़ राहत, जो भी फ्लड आए थे उसके लिए अगर उन्होंने कुछ पैसा अनाउंस किया बट वो नहीं दिया, तो इस तरह के अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट का जो निपटारा होगा वो कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस जुडिशियल रिव्यू, अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट ने, जैसे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिशियली यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई लॉ बनाया, जैसे कि जीएसटी पास किया था, या कोई भी इन्होंने, जैसे कैब आया था, फिर वो सीएए बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ऐसा कोई भी एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, अगर उस एक्ट को, अगर वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है तो इसको चेक करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब सुप्रीम कोर्ट चेक्स द वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स एंड लॉज। जो भी कानून बनाया जाता है हमारे देश में, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करके उसको इनवैलिड कर सकता है, मतलब अमान्य कर सकता है। नल एंड वॉइड उसको कहते हैं, नल एंड वॉइड मतलब ख़त्म करना, तो वो कर सकता है। तो ये दूसरा था जुडिशियल रिव्यू। पहला जो मैंने आपको बताया वो बताया, बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी हमें मिला है। मतलब अगर हमें कोई अगर हमें इक्वलिटी नहीं मिलती, अगर हमें फ्रीडम नहीं मिलता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स का निवारण कर सकते हैं, इनका उपचार कर सकते हैं। सो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, टेक्निकली इनके रक्षक जो हैं वो भी कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हमें दिलाने का।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे राइट्स को हमें देने से रोकती है तो हमारे पास राइट है, हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे अगर इसके साथ एक चीज़ और है, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने से कोई रोक रहा है तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हमें लोअर कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसान थे जिनका नाम था हकीम शेख। हकीम शेख वेस्ट बंगाल में चलती हुई ट्रेन से गिर गए थे। जाहिर सी बात है, चलती हुई ट्रेन से जब वो गिर गए तो इसमें उन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया था, तो ये क्रिमिनल केस नहीं था जिस पे किसी पे केस चलाया जाता उनके मर्डर का। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी मानी गई वेस्ट बंगाल की, और कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप उन्हें कंपेंसेशन दीजिए। कंपेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना। तो कंपेंसेशन का भुगतान उनको करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्योंकि एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू राइट टू लाइफ। हर किसी को राइट टू लाइफ है। दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट। तो राइट टू लाइफ अगर किसी को भी नहीं मिलती है तो देयर इज़ अ कोर्ट है। कोर्ट कैन इशू रिट्स। रिट मीन्स ऑर्डर, WRIT, रिट मीन्स ऑर्डर, एंड कोर्ट ऑर्डर्स द गवर्नमेंट टू गिव द कंपेंसेशन और जस्टिस टू द पीपल। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है कि आर आवर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट? क्या हमारे कोर्ट इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं? इसका आंसर है यस। हमारे कोर्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे देश के अंदर अगर PM नरेंद्र मोदी हैं या फिर हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें अगर कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर, चाहे CM हो, अगर वो चाहें तो कोई फैसला बदलवा सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के अंदर एक जुडिशरी है, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली काम करता है। जो संविधान में कानून बनाया हुआ है इंडियन पीनल कोड के तहत वो काम करते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी ब्यूरोक्रेट हमारे देश में कोर्ट्स के जजमेंट को चेंज करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हमारा लेजिस्लेचर है, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट किसी भी जज का जो टेन्योर होता है, जो उनके काम करने का जो अवधि होता है, टेन्योर होता है, टर्म होता है, उसको कम नहीं कर सकता। किसी भी जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट करना पड़ता है। इम्पीचमेंट वही प्रोसेस होती है जो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए की जाती है। मतलब एक जज को हटाने के लिए उतनी लंबी प्रोसेस है जितनी लंबी प्रोसेस हमें प्रेसिडेंट को हटाने के लिए करनी पड़ती है। इससे आप समझ सकते हैं कि जज को हटाना कितना मुश्किल। इससे आप ये चीज़ भी समझ रहे होंगे कि जज जो होते हैं वो अपने पोस्ट की गरिमा बनाए रखते हैं, अपनी मर्यादा को बनाए रखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हैं, जिससे आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई है। इस तरीके से भी हमें समझ में आता है कि जजेस जो होते हैं, जो जुडिशरी होती है, वो कितनी इंडिपेंडेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ही इज़ डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आप समझ सकते हैं और चीफ जो हमारे कोर्ट्स हैं वो सारे इंटीग्रेटेड हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे, जो लोअर सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट सभी को जो डायरेक्ट करने का काम होता है, रेगुलेट करने का काम होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। और सुप्रीम कोर्ट के हेड कौन हैं? चीफ जस्टिस। और आपको पता ही है कि ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। हर कोई इक्वल है कानून की नज़रों में, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। सभी को कानून कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए
लॉज एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही फैसला सुनाता है। इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। अगर कोई लाइक अ ब्यूरोक्रेट भी अगर कोई क्राइम करता है या फिर अगर कोई मिनिस्टर भी क्राइम करता है तो उसे भी जेल में भेजा जाता है, उसके खिलाफ भी ट्रायल होता है और उसके लिए भी जो जज होते हैं वो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो किसी आम आदमी के लिए किया जाता है। रखना है ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। अब हम लोग एक केस स्टडी की बात करेंगे। केस स्टडी क्या होता है? जो पास्ट में कभी हो चुका होता है उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो केस स्टडी ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक मकान मालिक थे जिनका नाम था गोविंदराव घोराडकर। गोविंदराव घोराडकर का एक घर था और उनके घर में कुछ किराएदार रहते थे। ये बात है 2006 की। 2006 में मिस्टर घोराडकर जो थे महाराष्ट्र के, ये किराया वसूलने एक लड़की के पास जाते हैं जिसका नाम होता है संध्या। अब जब ये किराया वसूलने जाते हैं तो दोनों मकान मालिक और किराएदार पक्ष में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के साथ होता क्या है कि दोनों तरफ से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद संध्या की तरफ से एक चाकू चलाया जाता है और एक ही चाकू चलाने में घोराडकर साहब की मृत्यु हो जाती है। अब घोराडकर साहब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद घोराडकर साहब का जो भतीजा होता है वो उनका भतीजा आता है और वो इस चीज़ का FIR अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाता है। इसके बाद लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ पे केस चलाया जाता है, ट्रायल होता है और ट्रायल होने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो फैसला सुनाता है संध्या एंड अदर्स, मतलब जो 5-6 लोग नामजद थे इस केस में, सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। IPC 302 के तहत दे आर सेंटेंस्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद संध्या एंड अदर्स वो आगे जाते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपील कर, तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला होता है उसी को सही मानते हुए और उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखते हैं। इसके बाद संध्या एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इसको हम अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? अगर आपको लोअर कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तो आप उसके ऊपर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट के भी फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो उनके तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक जज आपकी बात को सुनते हैं। हाई कोर्ट के अंदर दो जजेस की बेंच हो सकती है, 3 जजेस की बेंच हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में इवन 7 जजेस की भी बेंच फैसला करती है। मतलब एक ही केस को 5 या 7 जज भी सुनते हैं। फिर 5 या 7 जो जज होते हैं वो मिल के एक साथ फैसला। तो फिर मैं बात कर रहा था इस केस की, घोराडकर केस की, और संध्या एंड अदर्स के केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है और सुप्रीम कोर्ट में सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला सुनाते हैं वो कहते हैं कि ये जो केस था, जब सुनवाई की गई तो उसमें पता चला कि संध्या एंड अदर्स का कहना था कि घोराडकर के साथ 5-6 लोग और आए थे जिन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी किराया नहीं देने की वजह से। इसमें सेल्फ डिफेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिसको कानून मानता है। मतलब अगर कोई इंसान अगर जा रहा है किसी का इंटेंशनली मर्डर करने, तब उसके ऊपर 302 लगता है। बट अगर किसी क्लैश में अगर कोई मर जाता है तो उसके ऊपर 304 लगता है। मतलब ये होता है अनइंटेंशनल मर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट जब संध्या और घोराडकर केस की सुनवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट
जजमेंट पास करती है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो कहता है कि 1 ब्लो ऑफ नाइफ, मतलब अपने सेल्फ डिफेंस में एक बार चाकू चलाया गया, जिसके वजह से जो घोराड़कर है उसकी मौत हुई। और इस तरह से इस केस में एक चेंज आता है और सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बदल देता है और सुप्रीम कोर्ट एक नया फैसला, एक नया जजमेंट, यहाँ फैसले को वर्डिक्ट कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो द वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट वाज डिफरेंट दैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का वो ये था कि अब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, इनको 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि इन्होंने उसका मर्डर इंटेंशनली जानबूझ के नहीं किया, अपने सेल्फ डिफेंस में किया, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किया। तो इस केस से हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमें अधिकार देता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, वी कैन मूव टू द फर्दर कोर्ट्स, दैट इज हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट राज्य में एक ही होता है, किसी किसी राज्य में नहीं भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पंजाब और हरियाणा एक ही कोर्ट शेयर करते हैं, सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो एक ही कोर्ट शेयर करते हैं, गुवाहाटी। कोर्ट्स की बात करें तो 1866 मतलब अंग्रेजों के ज़माने से भारत में कोर्ट्स बनाए गए थे, जुडिशियल सिस्टम बनाया गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया था। इसके बाद भारत में जब राज्यों का बंटवारा हुआ, लाइक 1966 में हरियाणा और पंजाब का डिवीज़न हुआ था, उसी टाइम चंडीगढ़ को भी राजधानी बनाया गया था, पंजाब और हरियाणा दोनों की, और इसीलिए चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसको यूनियन टेरिटरी रखा गया, ना ही तो वो पंजाब का हिस्सा है ना ही वो हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो दोनों की राजधानी है। ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वो देश की राजधानी है। और अब हम बात करेंगे केस कितने तरह के होते हैं। तो केस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिविल केस और एक होते हैं क्रिमिनल केस। सिविल केस जो होते हैं वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स से रिलेटेड होते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं दे आर रिलेटेड विथ डकैती, बैंडिटरी, रॉबरी, लूट, मर्डर, थेफ्ट, ईडीसी। तो इसके साथ ही सिविल केस और क्रिमिनल केस में और क्या डिफरेंस होते हैं। सिविल केस के अंदर जनरली एफआईआर नहीं होती है। अगर किसी ने किसी की लाइक प्रॉपर्टी कोई किसी को नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या तरीका होता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सिविल कोर्ट होता है वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जाके प्लिया एक एप्लीकेशन दाखिल करेगा कोर्ट में, और उसके बाद उसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होता है, अगर किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, डकैती, तो इसमें एफआईआर करवाई जाती है, पुलिस उसको पकड़ती है और उसको कोर्ट के सामने, जज के सामने पेश करती है। इसके साथ ही जनरली जो क्रिमिनल केस में जो लाइक वर्डिक्ट सुनाया जाता है वो बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही सिवियर होता है। लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस भी मिलते हैं। लेकिन सिविल कोर्ट में जनरली ऐसा नहीं होता है। जो कंपेंसेशन होता है वो लोगों को दिलवा के, जो जिसका हिस्सा होता है उसको दिलवा दिया जाता है। सो सिविल केस और क्रिमिनल केस के बारे में आपने जाना, दीज वर द डिफरेंस। बात करते हैं डज एवरीबडी हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, क्या हर कोई कोर्ट पहुंच सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑल पीपल इन इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, etc। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हेल्दी, वेल्दी, इससे कोई मतलब नहीं है, एजुकेटेड, इलिटरेट, इससे कोई मतलब नहीं है। एवरी वन इज एक्सेसिबल टू द कोर्ट्स। कोई भी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके कोई छीन रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशन की, PIL। और PIL जो होते हैं ये एक ऐसी व्यवस्था है जो 1980 से इंडिया में शुरू हुई। अब ये होती क्या है, अकॉर्डिंग टू PIL, इफ़ अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब जिस पर्सन को प्रॉब्लम है, अगर वो कोर्ट नहीं जा पा रहा है, अगर वो पुलिस के पास नहीं जा पा रहा है, तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति XYZ कोई भी पर्सन उसकी जगह जाके कोर्ट में अपील कर सकता है।
मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेक्शन को गर्मियों में पानी नहीं मिल पा रहा है और राइट टू वाटर इज इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ विच इज टेक्निकली आवर फंडामेंटल राइट। तो ये शुरुआत इसकी कैसे हुई? राजस्थान की बात है। राजस्थान में एक बार एक नेचुरल कैलेमिटी होती है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं भुखमरी की वजह से, जबकि सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा होता है लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं बांटती है। इसके अगेंस्ट वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसको जो ये PIL ये जो एप्लीकेशन जो दाखिल की गई थी वो PUCL एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा दाखिल की गई थी। और उसके बाद से ही ये कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट के पास अनाज है तो वो लोगों को PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो PDS आपके जो राशन मिलता है गांव में, पीला कूपन, नीला कूपन, जो हरा कूपन, लाल कूपन होता है, उससे तो PDS के तहत बांटे और बच्चों को मिड डे मील दे। अगर गवर्नमेंट के पास इतना अनाज स्टोर है तो वो बच्चों को मिड डे मील खिलाए जिससे कि भूखमरी से कोई ना मरे। तो उसके बाद ही मिड डे मील की शुरुआत हुई। तो PIL जो होता है, इसके साथ ही एक बार बिहार की जेलों में कुछ लोग ऐसे बंद थे जो फॉर एग्जाम्पल जिस केस के लिए वो नामजद थे और उनका केस जो था वो कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उन्होंने इतना समय को जेल में बिता लिया था कि अगर उनको उस केस में सजा भी हो जाती तब भी वो इससे, मान लो कि अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है, किसी ने मारपीट की, उसकी सजा 2 साल होती, लेकिन वो 5 साल से जेल में हैं। क्यों? क्योंकि उनका केस अभी भी सुना जा रहा है, उसकी हियरिंग चल रही है कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया और इस PIL पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उन लोगों को आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि टेक्निकली जितनी सजा उनको मिलनी थी उससे ज़्यादा टाइम वो जेल में बिता चुके हैं। तो इस तरह से PIL काम करता है और PIL पर हमारी कोर्ट्स अच्छा फैसला सुनाती है। इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में एक कैदी ने किसी तरह से एक चिट्ठी लिख के जो है कोर्ट तक उसने ये चीज़ पहुंचा दी कि हम लोगों को बहुत ही फिजिकली टॉर्चर किया जाता है और इतना फिजिकली टॉर्चर किया जाता है कि हम लोग उससे बहुत परेशान हैं। अब इस पर भी कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसा किसी कैदी के साथ नहीं। बात करते हैं अनपॉपुलर जजमेंट्स ऑफ द केस। कभी कभी कोर्ट भी ऐसे फैसले सुना देता है जो लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे बांध बन रहा है, डैम बन रहा है, वहाँ बसे गांव वालों को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है और डिस्प्लेस करने के बाद अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। अब वो बेचारे बेघर लोग वो कहाँ जाएंगे अपने गाँव को छोड़कर, उनके पास पैसा भी इतना नहीं है। तो ऐसे केसेस में ऐसा लगता है कि कोर्ट भी कभी ऐसे फैसले सुना देता है जिससे लोगों का भला नहीं हो पाता है। इसके साथ ही दिल्ली में सीलिंग हुई, जिन लोगों की दुकानें कॉमर्शियल एरियाज में नहीं थी और उन लोगों की दुकानों को सील कर दिया गया, मतलब परमानेंटली बंद कर दिया गया। जो फुटपाथ पे लोग बैठते हैं उन लोगों को वहां से हटा दिया गया। तो ऐसे केसेस भी कई एक बार मिले हैं जिनमें लोगों के साथ गलत हुआ है, कोर्ट भी उनको न्याय नहीं दे पाया है, ऐसा भी होता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है? ये रिटायर्ड जजेस के द्वारा लगाई जाती है। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे जो पुअर पीपल होते हैं, जो पैसा नहीं रख पाते हैं केस लड़ने के लिए, तो लोक अदालत रिटायर्ड जजेस के द्वारा लगाई जाती है। इसमें टाइम भी बचता है, इसमें कोई वकील नहीं होता, खुद रिटायर्ड जजेस फैसला सुनाते हैं। वो पूरे केस की स्टडी करके फैसला सुनाते हैं। इससे लोगों का पैसा भी बचता है और लोगों का टाइम भी बचता है। तो लोक अदालत भी एक तरह के कोर्ट्स हैं इंडिया के लिए जो न्याय करते हैं, ज्यूरिसडिक्शन करते हैं। इनमें जो फैसला सुनाते हैं लोग, वो कौन होते हैं? वो रिटायर्ड जजेस होते हैं। तो जो भी चीज़ें थी इस चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको समझाया। इसके बाद सुपरविजन भी करता है सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स का। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में अपने आंसर पूछ सकते हैं और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।